हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा लेक्चर जो होगा इट डिपेंड्स ऑन टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज हैविंग डिफरेंट शेप्स। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और उसके लिए आपको एक कुछ कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में होता है कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, एक रॉड होगा जिसके अंदर स्पीयर हो सकता है। और जब हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते तो एक स्पेसिफिक कंडीशन भी होता है, यानी कि ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो इनिशियली इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है एंड सेकंड आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे कैलकुलेट करना है वो कंडीशन अगर आपको समझ में आता है तो आप आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला ये पूरा जो सीरीज है कैलकुलेशन का ये पूरा एप्लीकेशन बेस होता है। जेई के लिए या तो फिर नीट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन बेस होते हैं, यानी जिसके अंदर आपको कुछ तो भी ऑब्जेक्ट या तो फिर बॉडी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से डिराइव करना है वो अब हम बात आज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो रॉड हम कंसीडर करने वाले दैट इज अ रेक्टेंगुलर रॉड। रेक्टेंगुलर रॉड ये तो बेसिक हो गया है कि हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन कहाँ पे निकालना है वो होने वाली सेकंड कंडीशन। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले एट वन ऑफ एंड, एट वन ऑफ एंड ऑफ रॉड and perpendicular to it, and perpendicular to it, यानी कि हम एक रॉड कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेट हम यहाँ पे एक रॉड एज्यूम करते हैं बेसिकली। तो ये हो गया हमारा रॉड। तो यहाँ पे नोटेशंस जो होंगे मैं आपको साइड बाय साइड नोटेशंस भी बोलते रहूँगा। तो ये रॉड होगा, इसकी लेंथ हम इनिशियली लेंथ कंसिडर करेंगे L, रॉड हैविंग लेंथ L, एंड इसका जो मास होगा टोटल मास ऑफ द रॉड इज कैपिटल M। तो हमने टोटल मास कंसिडर किया कैपिटल M, टोटल लेंथ L। अब देखो यहाँ पे हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है। तो वन ऑफ एंड, यहाँ पे रॉड को दो एंड है, फर्स्ट दिस इज लेफ्ट एंड सेकंड इज राइट। दोनों में से एक एंड पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, लेकिन जो एक्सिस होगा वो किस तरह से होना चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर टू इट। तो अब हम यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दिस इज आवर एक्सिस एंड वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो ये रॉड जो होगा इसका मीनिंग होगा होने वाला है कि रॉड इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस एक्सिस। यहाँ पे इस केस में ये एक्सिस जो होगा द एक्सिस बिकम्स फिक्स। तो इस केस में इस एक्सिस को हम फिक्स करने वाले। अब देखो यहाँ पे हमने जो रॉड कंसिडर किया था ये एक यूनिफॉर्म रॉड कंसिडर किया। अब यूनिफॉर्म या तो फिर होमोजीनियस वर्ड आता है तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो देखेंगे वो भी। अब देखो होमोजीनियस या तो फिर यूनिफॉर्म, इसका मीनिंग होता है कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये बॉडी होता है कंटिन्यूअस, जो भी बॉडी कंटिन्यूअस होते हैं उनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले, या तो ये टर्म जो यूज होती है तो वो कंटिन्यूअस बॉडी जिसे हम होमोजीनियस कह सकते हैं, या तो फिर जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, यानी कि उसके पार्टिकल कितने ये बेसिकली अगर हमें पता नहीं तो उस केस में हम अपना इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी कि जब हम सिस्टम होमोजीनियस कंसिडर करेंगे या तो फिर कंटिन्यूअस बॉडी तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कैपिटल I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू, ये साइन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। तो इस केस में dm जो होता है इट इज अ स्मॉल एलिमेंट, जो भी वैल्यू कंसिडर करने वाले हम मास की, तो हमने टोटल मास m कंसिडर किया, लेकिन इसका एक छोटा सा पार्ट, वो पार्ट जिसका मास होने वाला है dm। तो इनिशियली हम क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे एक सेक्शन कंसिडर कर लेंगे, और ये जो सेक्शन हुआ इसका हम यहाँ पे लेंथ कंसिडर करेंगे dx और इसका मास कंसिडर करेंगे dm।
वी हैव कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। यहाँ पे जो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगुलर रॉड था, इसका हमने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया एंड लेंथ ऑफ दैट पार्ट इज dx। उस पार्ट का लेंथ कितना कंसिडर किया, dx, व्हाइल द मास ऑफ दैट पार्ट इज dm। तो बेसिकली हमने इसको dm कंसिडर किया। अब देखो यहाँ पे जो dx है उसकी लेंथ स्टार्टिंग से हम कंसिडर करने वाले हैं x। जहाँ से हमारा एक्सिस कंसिडर किया हमने, उस पॉइंट से हम dx तक जो लेंथ है वो लेंथ x कंसिडर करने वाले। तो dm जो मास है उसका लेंथ होगा एट x फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे पूरे रॉड का मास तो m था, जो इतना सेक्शन हमने कंसिडर किया उसका मास कितना है वो हमें पता नहीं। अब एक बेसिक कंसेप्ट हम अब पढ़ लेंगे। समझो हमें किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो उस बॉडी के अंदर आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा उसके अंदर सिर्फ लेंथ प्रेजेंट है क्या। सेकंड, उस बॉडी का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या। थर्ड, उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या। अगर आपने जिस बॉडी को कंसिडर किया उसके अंदर सिर्फ लेंथ ही होता है, तो उसके लिए हम लीनियर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लीनियर डेंसिटी। और लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल्स टू हम लिख देंगे मास पर यूनिट लेंथ। उसी तरह से अगर जिस बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक एरिया बना सकता है, यानी कि उस बॉडी का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली, तो उस एरिया के लिए हम यूज करेंगे अपने सरफेस डेंसिटी। उसके लिए यूज करने वाले हम सरफेस डेंसिटी, और सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट एरिया। उसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट एरिया। अगर हम जिस बॉडी को कंसिडर करने वाले उस बॉडी को कुछ वॉल्यूम है, यानी कि वो डायग्राम 3 डायमेंशनल होता है, तो उस केस में जनरली हम अपने वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करने वाले, वॉल्यूम डेंसिटी। तो वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज है, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, मास डिवाइडेड बाय एरिया एंड मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हम तीनों में से सिर्फ एक ही फॉर्मूला एट अ टाइम यूज करते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर जो भी प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ लेंथ होता है तो मास पर यूनिट लेंथ, उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो मास पर यूनिट एरिया, एंड उसका अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे हमारे इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ लेंथ प्रोवाइडेड है, इसलिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला जो होगा हम वो आगे वाले जो केसेस है उनके लिए यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था बेसिक कि किस तरह से हमें फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर ये बेसिक क्लियर हो गया तो बस बाकी जो पूरा पार्ट है वो सिर्फ इंटीग्रेशन यानी कि मैथ्स का ही पार्ट होगा। तो जिनका बायोलॉजी है उनके लिए ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो क्या करे, सिर्फ एक फॉर्मूला में यहाँ पे बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। अगर आपके पूरे इक्वेशन में इस तरह का कोई भी टर्म आता है, इस सिंबल को कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। तो इस केस में जब भी हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो इस केस में इंटीग्रेशन लेने के बाद इसका जो आंसर आता है तो वो होता है कि यहाँ पे x का पावर n है, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद x का पावर बढ़ता है, यानी कि उसे लिख देंगे n+1। एंड सेकंड कि जितना पावर बढ़ गया तो इंक्रीज होने के बाद जो भी पावर बनने वाला है वहां पे दैट इज n+1, उसी पावर से उसे हम डिवाइड करते हैं। तो ये था इंटीग्रेशन किस तरह से लेने का, उसका ये पूरा स्टेप। अब देखो यहाँ पे x है तो इसका इंटीग्रेशन किसके साथ ले सकते हैं, हम dx के साथ ही ले सकते हैं। लेकिन अगर समझो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल R, तो इस केस में इस कैपिटल R का इंटीग्रेशन नहीं निकलता। साइड में अगर dx का टर्म है तो उसके पहले x का टर्म होना कंपलसरी है, अगर उस तरह से नहीं होता तो हम वो इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। तो ये बेसिक टर्म था कि इंटीग्रेशन किस तरह से लेना। तो सिर्फ यही फॉर्मूला आप याद रखो जिसमें हमने लिखा था अगर कोई भी टर्म x⁻n के फॉर्म में आता है तो उसका इंटीग्रेशन होगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो
तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने मास कंसिडर किया, लेंथ कंसिडर किया एंड स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया एट अ डिस्टेंस dx। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था लीनियर डेंसिटी का, लीनियर डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो इस टर्म में ये लैम्बडा कांस्टेंट होता है, इस टर्म में लैम्बडा कांस्टेंट होता है। तो अगर हम स्मॉल एलिमेंट का मास dm कंसिडर करेंगे एंड इस dm का लेंथ अगर dx होता है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू dm डिवाइडेड बाय dx। लैम्बडा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, dm बाय dx, क्योंकि dm लैम्बडा जो होता है वो लैम्बडा कांस्टेंट होता है, लीनियर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हमने होमोजीनियस बॉडी कंसिडर किया। तो इस केस में जो dm मास था दैट इज देयरफॉर टोटल मास dm इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा इंटू dx। dm को हम लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू dx। अब यहाँ से देखो लैम्बडा का वैल्यू कितना है, m/l, तो dm इज इक्वल टू हो जाएगा m डिवाइडेड बाय l इंटू dx। तो ये बेसिक फॉर्मूला होगा dm का। हमने जब रॉड के बारे में कंसिडर किया तो रॉड का जो स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया था, द मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट विल बी m डिवाइडेड बाय l इंटू dx, क्योंकि हमें सिर्फ ये dx पता हो सकता है, कैपिटल M एंड कैपिटल L। इसका मास अगर हमें निकालना तो उसे काट के फिर मेजर करना पड़ेगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस तरह से तो हम ये कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिकली हम क्या करेंगे, dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब ये बेसिक के लिए जो भी एप्लीकेशन हमको कैलकुलेट करना है, और उस एप्लीकेशन के लिए हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि सबसे पहले आप जो भी स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करोगे उसका मास आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो बेसिक फॉर्मूला जो था हमारे पास, इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू dmr²। आर क्या होता है कि जिस डिस्टेंस पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस होता है r। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे हमारा एलिमेंट है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे ले रहे, दिस एक्सिस पे। तो इस एक्सिस से, इस एलिमेंट का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, x। तो हमारे लिए ये स्टेप हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x²। अब देखो जो मैंने अभी कहा था, यहाँ पे dm है, यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे m का टर्म आएगा तो इसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो dm है इसलिए इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम नहीं ले सकते। तो अब हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो x का मिनिमम वैल्यू, दिस केस के लिए x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कि समझो अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा, इफ x इज इक्वल टू 0, तो ये एलिमेंट कहाँ पे जाने वाला है, दिस एलिमेंट मूव्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, ये इस एक्सिस के पास आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू l, तो ये एलिमेंट इस राइट एंड पे आ सकता है, यानी कि हमारे पास x के दो वैल्यूज हो सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हो सकता है x का 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है l। तो हम इसे कहते हैं लिमिट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये लिमिट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फ्रॉम 0 टू l। तो हमने लिमिट अप्लाई किया 0 टू l, इफ x इज इक्वल टू 0 देन एलिमेंट इज एट द लेफ्ट एंड, while if x is equal to l then element is at the end of rod that is on right side। तो ये बेसिक पता चलता है हमें लिमिट से कि उसका लिमिट क्या है। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके l तक हमने लिमिट अप्लाई किया। तो बेसिकली देखो अब हमारे पास dm का फॉर्मूला है, dm का फॉर्मूला m/l इंटू dx। तो इसे हम आगे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, l का dm का वैल्यू m डिवाइडेड बाय l dx और ये x²। तो इस कंडीशन में m/l जो होगा ये हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन यानी कि जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो इस केस में ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि मास कैपिटल है वो भी चेंज नहीं होने वाला, लेंथ भी चेंज नहीं होने वाली, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और फिर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 0 टू l x² dx। अब देखो यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन लेना है वो x से बिलोंग करता है, यानी कि x² dx। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन किस तरह से लेना है। हमने देखा था कि x⁻n, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हुआ 2, उसको हमें कितने से बढ़ाना है, तो 1 से बढ़ाना है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो वो पावर प्लस 1। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो i इक्वल्स टू इट बिकम्स m डिवाइडेड बाय l
एक्स क्यूब स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2 + 1 और लिमिट इस ब्रैकेट को लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेके l तक। तो हमने अपना लिमिट अप्लाई किया कि 0 से लेके l तक ही वो x का वैल्यू चेंज हो सकता है। इसका मीनिंग होता है कि x का वैल्यू कितना चेंज होगा, तो वो 0 से लेके x तक चेंज होगा। अब हम यहाँ पे जो लिमिट है वो लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ से 3 बाहर निकल के आएगा ब्रैकेट से 3l इंटू, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब को ही 0 से लेके l तक। तो ये बेसिकली किस तरह से लिखा जाता है वो भी देखो, m डिवाइडेड बाय 3l। लिमिट अप्लाई करना यानी कि इस x को रिप्लेस कर देंगे इनिशियली l से, l को कहते हैं अपर लिमिट, तो वो हो जाएगा l क्यूब। उसमें से माइनस करना है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट की वैल्यू है 0, वो भी हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे तो -0 का क्यूब। तो इसे कहते हैं लिमिट अप्लाई करना। तो हमने ये लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला आने वाला है ml³ डिवाइडेड बाय 3l। तो यहाँ पे देखो l एंड दिस गेट कैंसल और फॉर्मूला हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 3। तो ये फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। लेकिन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कहाँ पे लिया? एट द वन एंड। आपने उसको एक एंड पे कंसिडर किया। अगर आप इस एक्सिस को चेंज करोगे, जो हमने फैक्टर्स में देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो एक्सिस पे। तो हमारा एक्सिस इस केस में कहाँ पे था? वन एंड पे था। अगर आप इस एक्सिस को चेंज कर दोगे, आप इस एक्सिस को मूव करके सेंटर पे रखते हो, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने वाला है। लेकिन आप इसे यहाँ पे लाते हो अगर इस एंड पे, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रहने वाला है। ये वाला एंड लो लेफ्ट या तो फिर राइट, दोनों एंड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहने वाला है, ml² डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है उसका एक फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। अब सेम एग्जाम्पल लेंगे हम कि अगर हम इसका एक्सिस चेंज करके सेंटर में रखते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये पूरे टर्म्स शायद आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये था बेसिक फॉर्मूला ml² डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम रेक्टेंगुलर रॉड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन इस केस में अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले अ लाइन पासिंग थ्रू, दैट इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम सेकंड कंडीशन लिख देंगे इसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कहाँ निकालना है? एक्सिस पासिंग थ्रू CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, वो एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए उस लेंथ से। ठीक है, तो इस केस में हमारा केस होगा रेक्टेंगुलर रॉड, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कहाँ पे निकालना है? तो एट द CG एंड दैट एक्सिस मस्ट बी अ परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो इनिशियली हम फिर से एक बॉडी अपना रेक्टेंगुलर बॉडी कंसिडर करेंगे, दैट इज रॉड। अब इस रॉड का हम यहाँ पे निकाल लेंगे सेंटर। तो ये हो गया हमारा CG, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इस ग्रेविटी के ऊपर जो एक्सिस हमने परपेंडिकुलर एक्सिस बनाया, तो यहाँ पे हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब देखो टोटल लेंथ जो कंसिडर किया था हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में, वही होगा हमारा टोटल लेंथ L। तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा L/2 और दिस विल बी आल्सो L/2। लेकिन देखो हमारा जो O पॉइंट होता है उससे राइट साइड जो होगा उसे हम +L/2 लिख देंगे, एंड जो लेफ्ट साइड में होगा उसे हम लिखेंगे -L/2। यानी कि इस केस में जो लेंथ डिवाइड हुआ वो -L/2 एंड +L/2 से डिवाइड हुआ। अब देखो सिमिलरली हम यहाँ पे एक अपना मास का एलिमेंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास होता है dm, एंड इसका लेंथ हम कंसिडर करेंगे dx। तो इसका लेंथ हमने कंसिडर किया dx एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे उसका लेंथ हमने कंसिडर किया dx। तो अब देखो इस केस में हमने जिस तरह से पहले कहा था कि यहाँ पे सिर्फ लेंथ है, ये जो टोटल हाइट है दैट इज द डेप्थ, तो वो हम कंसिडर नहीं कर रहे इस केस में। वो हम रेक्टेंगल का जब रेक्टेंगुलर बॉडी कंसिडर करेंगे उस केस के लिए हम कंसिडर करने वाले, क्योंकि इस केस में ये हमने निग्लिजिबल रखा है, इसलिए इस केस में हम एरिया नहीं लेने वाले। तो अब देखो, तो ये केस हो गया लेंथ का। तो
तो लेंथ होता है तो हमें लैम्डा अप्लाई करना पड़ेगा, m डिवाइडेड बाय l का फॉर्मूला। फिर लैम्डा को हम लिख सकते हैं dm बाई डी एक्स, सेम पहले वाला केस। फिर dm को लैम्डा इंटू डी एक्स एंड डी एम इज इक्वल टू m बाई एल इंटू डी एक्स। यानी कि इतना जो मैंने पार्ट लिखा था ये सेम एज इट इज़ रहने वाला है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। व्हेनेवर जब तक हम लेंथ से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स लेने वाले हैं उसके लिए मोस्टली यही पैटर्न होने वाला है। तो dm का वैल्यू m बाई एल डी एक्स, जिस तरह से पहला एप्लीकेशन हमने देखा था उसी तरह से इसमें आने वाला है। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा कि अगर मैं इस dx को सेंटर में लाता हूँ तो x का वैल्यू कितना होने वाला है, 0। यानी कि हमें देखना है कि dx मैक्सिमम डिस्टेंस आगे कितना जा सकता है इस ओरिजिन से। तो इस ओरिजिन से वो मैक्सिमम आगे वाला जो डिस्टेंस कवर कर सकता है वो होगा x इज इक्वल टू एल बाई टू। अगर हम लेफ्ट साइड को कंसिडर करेंगे कि dx कितना मूव हो सकता है सेंटर से, तो वो होगा माइनस एल बाई टू। तो x इज इक्वल टू एल बाई टू एंड माइनस एल बाई टू, ये दो वैल्यूज हमें निकल के आती है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, तो ये हमारे लिए बेसिक हो गया हमारा लिमिट। तो इस तरह से हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे कि लिमिट किस तरह से कैलकुलेट करना है कि जो एलिमेंट आपने कंसिडर किया वो लेफ्ट साइड को कितना डिस्टेंस मूव हो सकता है एंड राइट साइड को कितना डिस्टेंस मूव हो सकता है फ्रॉम द ओरिजिन या तो फिर एक्सिस, कि जिस एक्सिस के ऊपर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले। तो ये बेसिक हमारा लिमिट हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारा बेसिक फॉर्मूला, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। ये था बेसिक। तो अब यहाँ पे हमारा एलिमेंट कितने डिस्टेंस दूरी पे, तो x डिस्टेंस दूरी पे, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर। यहाँ पे भी लिमिट हम लगा सकते हैं लेकिन लिमिट हम एंड में लगाएंगे। उसके बाद dm का वैल्यू m बाई एल, dm का वैल्यू m बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये था dm का वैल्यू। अब ये वैल्यू लगाने के बाद हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। आप हर इंटीग्रेशन के लिए लिमिट लगा सकते हो लेकिन मैंने लिखने के लिए सिंपल हो जाए इसलिए माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू यहाँ तक लिमिट अप्लाई किया। अब देखो कि इसके आगे m बाई एल ये कांस्टेंट हो जाएगा इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू एक्स स्क्वेयर डी एक्स। यानी जिस तरह से पहले केस में आया था उसी तरह से आया, सिर्फ चेंज कहाँ पे हुआ, तो लिमिट। इस केस में लिमिट चेंज हो गए। तो अब देखो अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका पावर बढ़ने वाला है, दैट इज द m डिवाइडेड बाय l, और उसका पावर हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट हो जाएगा माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू। अब देखो यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो m डिवाइडेड बाय 3l, और लिमिट लेने के बाद ये फैक्टर हो जाएगा l क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस, और ये माइनस एल बाई टू का क्यूब, तो ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 3l इंटू ब्रैकेट एल क्यूब डिवाइडेड बाय 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल क्यूब डिवाइडेड बाय 8। तो ये एल क्यूब डिवाइडेड बाय 8 प्लस एल क्यूब डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा 2ml क्यूब डिवाइडेड बाय 3l इंटू 8। अगर हम इसे कैलकुलेशन कर देंगे, यल से इसको कैंसिल कर देंगे, तो लास्ट स्टेप बिकम्स I इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये था हमारा फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो हमने दो फॉर्मूलेज देखे कि किस तरह से फॉर्मूला बनाना है। ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम होता है तो आपको ये पूरा आना चाहिए, लेकिन लास्टली हमें कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली इतना ही याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होने वाला I इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 अगर वो सेंटर से पास होता है, एंड अगर वो किसी भी एक एंड से पास करेगा तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो रेक्टेंगुलर रॉड के लिए हमारे पास अभी फिलहाल दो फॉर्मूलेज हो गए। तो ये केस थे रेक्टेंगुलर रॉड के। अब इसके बाद हम केस कंसिडर करने वाले सर्कुलर रिंग, उसके बाद डिस्क, उसके बाद स्फीयर एंड रेक्टेंगुलर स्लॉट।
तो रेक्टेंगल जो भी होगा उसके लिए हम इतने केसेस कंसिडर करके पूरे फॉर्मूलेस बनाने वाले। तो नेक्स्ट होगा हमारा सर्कुलर रिंग, उसके लिए हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से बनता है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर रिंग, तो हम यहाँ पे सर्कुलर रिंग कंसिडर करने वाले हैं और जो भी एक्सिस पास होगा वो एक्सिस हम उस रिंग का जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर निकालने वाले, यानी कि एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ रिंग। तो ये होगा सेकंड केस कि आपको अगर पूछा जाता है कि वो कोई एक्सिस के ऊपर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रिंग। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक रिंग बनाना होगा, तो हम रिंग बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारा रिंग हुआ बेसिकली वो रिंग इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रिंग बनाने के बाद अब हमें एक्सिस बनाना है। तो इसका जो एक्सिस होगा वो एक्सिस इस रिंग को परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाएंगे एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू इस तरह से। तो देखो ये रिंग हो गया और ये एक्सिस, और इसके अलाउंग ये रिवॉल्व होने वाला है इस तरह से। तो अब सेम जिस तरह से पहले लॉजिक लगाए थे उसी तरह से लगाना है, लेकिन ये रिंग का जो केस होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए इसको इतने जो जिस तरह से पहले वाले केसेस में रेक्टेंगुलर रॉड के लिए हमने एप्लीकेशन अप्लाई किया था उस तरह से उतना डीप में करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो हमारा ये रिंग हो गया और यहाँ से इतना जो डिस्टेंस होगा ये हमारे लिए हो जाएगा आर। तो आर डिस्टेंस पे हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका मास होगा डीएम, जिसका मास होगा डीएम। इसी तरह से अगर आप इस डिस्टेंस पे भी अगर कोई मास कंसिडर करोगे स्मॉल एलिमेंट तो ये भी हो जाएगा डीएम। यहाँ पे अगर आप एलिमेंट कंसिडर करोगे तो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर करते हो तो हर केस के लिए जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा के लिए ही आर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे बेसिक पॉइंट हियर डिस्टेंस ऑफ small element having mass dm, small element is remains same, that is r। तो हर केस में जो डिस्टेंस होने वाला है डीएम का वो हर केस में डिस्टेंस आर ही होने वाला है। इसलिए यहाँ पे जैसे पहले वाले केस में x का वैल्यू चेंज हो रहा था, इस केस में वो x ही r है, लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू चेंज ही नहीं होने वाला। यानी कि जितने भी डीएम आप कंसिडर करोगे उन सब डीएम को ऐड करने के बाद आपको एक सिंगल मास मिलने वाला है। हर डीएम को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है? सिंगल मास, एंड दैट सिंगल मास इज द टोटल मास ऑफ रिंग। तब बेसिकली देखो यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, हम स्मॉल आर लिखते थे तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इज रिप्लेस बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस केस में आर का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? तो आर का वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, इसलिए आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब इस डीएम का इंटीग्रेशन यानी कि ये मास कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो ये मास 0 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? तो कैपिटल एम तक जा सकता है, बराबर है। इसलिए इस केस में हमारा इक्वेशन डीएम का इंटीग्रेशन देखो जिस तरह से हमने x रेस टू n का निकाला था उसी तरह से अब यहाँ पे x तो नहीं है, डीएम है, तो डीएम का इंटीग्रेशन अब देखो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे अगर जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए ये आसान हो जाएगा कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ dx निकालते हैं तो उसका आंसर होता है x, यानी कि यहाँ पे x जो था उसका पावर 0 था, तो 0 में 1 ऐड करने के बाद क्या होने वाला है? x बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विल बी m, तो फॉर्मूला हो जाएगा mr स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात अगर नहीं समझ में आ रही तो डायरेक्टली ये याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, बस। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होने वाला है? तो m होने वाला है। तो इस केस में लिमिट भी अप्लाई कर दोगे तो सिर्फ m ही होने वाला है वहाँ पे, तो mr स्क्वायर। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग
ठीक है, किसी भी रिंग का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला होगा mr²। और बेसिकली सिंगल लाइन में भी आप बोल दोगे कि जो डीएम है वो डीएम इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, इसीलिए अगर हम पूरे डीएम को ऐड कर देंगे तो टोटल मास हो जाएगा कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इंटू r², क्योंकि इसके अंदर ये सिस्टम फाइनाइट में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था सर्कुलर रिंग का। तो अब देखेंगे नेक्स्ट कि अगर हम डिस्क कंसीडर करते हैं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट करना है।